नमस्कार एवरीवन। तो आज पॉलिटी में हम देखेंगे सुप्रीम कोर्ट की पावर्स और फंक्शंस को। तो उससे पहले हम एक गो थ्रू करेंगे एक पॉइंट जिसके बारे में हम समझेंगे, जो कि है इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल फंक्शंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ये कैसे काम करता है, यानी कि संविधान ने उच्चतम न्यायालय की स्वतंत्रता और निष्पक्ष जो भी कार्य प्रणाली है उसको सुनिश्चित करने के लिए क्या प्रावधान किए हुए हैं। तो पहला तो जैसे मैंने बताया था कि इनकी अपॉइंटमेंट्स जो होती है जजेस की, वो कोलिजियम सिस्टम के थ्रू होती है। तो इसमें जो है वो कहीं ना कहीं सरकार का या अदर जो भी कंपोनेंट है सरकार के, उनका इंटरफेरेंस काफ़ी कम होता है। तो पहली चीज़ ये। दूसरी होती है सिक्योरिटी होती है टेन्योर की, कि जजेस को उनकी पोस्ट से जो है वो बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि हटाया जाए, और अगर हटाया भी जाता है तो उसका जो प्रोसेस है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो ये भी इनके टेन्योर को और सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाता है। फिर उसके बाद एक फिक्स सर्विस कंडीशन होती है इनकी, यानी कि इनकी सैलरीज हो गए, अलाउंसेस हो गए, प्रिविलेजेस और लीव पेंशन वगैरह जो होती है उनको इनके कार्यकाल में मतलब कि एक तरह से जो है वो कम नहीं किया जा सकता है। सिर्फ फाइनेंशियल इमरजेंसी लगे तब इस सिचुएशन में इनमें डिक्रीज़ किया जा सकता है। फिर एक्सपेंसेस जो होते हैं वो कंसोलिडेटेड फंड से दिए जाते हैं। फिर कंडक्ट जो होता है जजेस का, उसको जो है वो डिस्कस नहीं किया जाता है पार्लियामेंट के अंदर, यानी कि जो भी बिहेवियर होता है जजेस का कोर्ट में या किसी भी तरह का, तो उसको जो है वो डिस्कस नहीं किया जाता एक तरीके से कोर्ट के अंदर भी, पार्लियामेंट के अंदर भी। तो ये कहीं ना कहीं उनको फ्रीडम प्रोवाइड करवाता है। बैन है प्रैक्टिस के ऊपर, अगर रिटायर हो जाता है कोई जज, तो ये इसलिए किया गया है ताकि फिर इससे ये सुनिश्चित हो जाए कि वह जब कोई भी निर्णय देता है, अपनी पोस्ट पर रहता है, तो वो कहीं उसकी आगे उन निर्णयों, उन डिसीजन की वजह से वो कहीं अपने फ्यूचर को सिक्योर ना कर रहा हो। तो कहीं ना कहीं उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो है इस चीज़ के ऊपर भी बैन रखा हुआ है। पावर टू पनिश फॉर इट्स कंटेम्प्ट, यानी कि वो कोई ऑर्डर पास होता है कोर्ट के द्वारा, आप उसकी अवहेलना करते हैं तो इस सिचुएशन में वो आपके ऊपर अवमानना यानी कि कंटेम्प्ट का केस चला सकते हैं। उसके बाद फ्रीडम टू अपॉइंट इट्स स्टाफ। ये इसके बाद जो होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो अपॉइंट कर सकता है ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट विदाउट एनी इंटरफेरेंस फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। तो ये सब चीज़ें जो है कहीं ना कहीं जुडिशरी को इंडिपेंडेंस एंड एक स्ट्रॉन्ग बेस प्रोवाइड करवाती है। ये जो जुरिस्डिक्शन होती है सुप्रीम कोर्ट की, उसको जो है करटेल नहीं किया जा सकता सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा। तो ये सब प्रोविज़न होते हैं जो कहीं ना कहीं हमारी जुडिशरी को जो है वो एक स्ट्रॉन्ग बेस देते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम जुरिस्डिक्शन एंड पावर्स की, जो हमारा आज का मेन टॉपिक है। तो देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो हमारा भारतीय संविधान है उसमें उसने जो है जो भी सुप्रीम कोर्ट की पावर्स वगैरह है उनको बहुत डिटेल से जो डिस्कस किया हुआ है। ये हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट की तरह ही एक फेडरल कोर्ट की तरह भी काम करता है, और जो ब्रिटिश हाउस ऑफ लॉर्ड्स है उसकी तरह भी एक फाइनल डेस्टिनेशन ऑफ अपील की तरह भी काम करता है। यानी कि एक आप इसमें जो फाइनल अपील भी कर सकते हैं। फाइनल अपील का मतलब ये हो गया कि फाइनल कोर्ट ऑफ अपील की तरह भी ये काम करता है। इसके बाद इसमें क्या होता है, जैसे इसी चीज़ को जो है वो एक अलादि कृष्ण अय्यर हुए भारतीय प्रारूप समिति के, जो संविधान की प्रारूप समिति थी उसके ये मेंबर थे। तो उन्होंने भी कहा है कि भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है वो विश्व के किसी भी दूसरे कोर्ट से उसको ज़्यादा पावर्स मिली हुई है इन कंपैरिजन। तो अगर हम इन सुप्रीम जो भी जुरिस्डिक्शन और पावर है सुप्रीम कोर्ट की, उसको कैटेगराइज करने की कोशिश करें तो इसमें कुछ मेजर जो थीम निकल करके आते हैं वो ये 5-7 थीम है। जैसे ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन हो गया, रिट जुरिस्डिक्शन हो गया, एपीलेट हो गया, एडवाइजरी हो गए,
कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड हो गया, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन एंड अदर पावर्स। तो सबसे पहले जो महत्वपूर्ण है वो है हमारे लिए ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। देखिए जो आर्टिकल 131 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो डील करता है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट से, और इसमें जो डील करता है साथ में एक्सक्लूसिव पावर्स भी प्रोवाइड करवाता है सुप्रीम कोर्ट को इन मैटर्स में, जो मैटर अभी मैं आपको बताऊंगा। तो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड्स द डिस्प्यूट्स बिटवीन डिफरेंट यूनिट्स ऑफ द इंडियन फेडरेशन। यानी कि पहला तो ये हो जाता है कि मान लीजिए किसी सेंटर और किसी एक स्टेट के बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाता है। दूसरी कंडीशन ये निकलती है कि मान लीजिए सेंटर है एक तरफ और कोई और स्टेट है जो सेंटर के फेवर में है, और दूसरी तरफ जो है वो अदर स्टेट आते हैं। तो इस सिचुएशन में भी तो मान लीजिए कि दूसरी तरफ जो है वो दूसरे स्टेट्स हैं, तो इस सिचुएशन में भी क्या होगा कि वो भी इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने की जो पावर है वो भी हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास होगी और एक्सक्लूसिव पावर है। फिर उसके बाद अगर दो स्टेट हैं, 2 और मोर स्टेट्स के बीच में कोई इस तरह का डिस्प्यूट या टसल पैदा होती है तो उसको भी सुप्रीम कोर्ट ही डिसाइड करता है। अब देखिए ये जो जैसे कि फेडरल डिस्प्यूट है ऊपर, इसमें सुप्रीम कोर्ट की जो मैंने बताया आपको कि एक्सक्लूसिव ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन होती है। एक्सक्लूसिव का मतलब ये हो गया है कि कोई भी दूसरा कोर्ट इन मैटर्स या डिस्प्यूट को जो है वो डिसाइड नहीं कर सकता है। इसके अलावा क्या होता है, जैसे कि इसके अलावा एक्सक्लूसिव ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो है वो 2 पॉइंट्स शुड बी नोटेड। यहाँ पे 2 चीज़ों पे हमें ध्यान देना है। पहली तो ये कि डिस्प्यूट मस्ट बी इन्वॉल्व अ क्वेश्चन वेदर ऑफ लॉ और फैक्ट ऑन विच द एग्जिस्टेंस और एक्सटेंड ऑफ लीगल राइट डिपेंड होना चाहिए। दस द क्वेश्चन ऑफ पॉलिटिकल नेचर आर एक्सक्लूडेड, यानी कि कोई पॉलिटिकल नेचर का इसमें व्यू पॉइंट निकल करके आता है तो वो एक्सक्लूड होगा यहाँ से। टू एनी सूट ब्रॉट बिफोर द सुप्रीम कोर्ट बाय अ प्राइवेट सिटीजन अगेंस्ट द सेंटर और स्टेट कैनॉट बी इंटरटेन्ड अंडर दिस। तो ये भी आपने ध्यान रखना है इस चीज़ का। यानी कि कहने का मतलब ये हो गया कि पहला तो ये है ना कि विवाद ऐसा होना चाहिए जिस पर विधिक अधिकार निहित हो, यानी कि कोई लॉ से रिलेटेड मैटर हो। इसमें जो भी पॉलिटिकल रिलेटेड इश्यूज़ हैं उनको डिस्कार्ड किया जाता है। दूसरा है कि किसी भी सिटीजन के द्वारा केंद्र या राज्य के विरुद्ध लाया गया कोई भी मामला जो है वो इसके अंदर नहीं आएगा। इस तरह जो है फर्दर जो जुरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट की, जिसमें क्या क्या चीज़ें नहीं आती है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में। पहला तो ये है कि डिस्प्यूट अगर मान लीजिए अराइजिंग आउट ऑफ एनी ट्रीटी, यानी कि जो डिस्प्यूट है ना वो किसी पूर्व संवैधानिक संधि समझौते से होता है, तो इस सिचुएशन में जो है वो ये ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में नहीं आता है पॉइंट। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट अगर होता है तो वो भी इसमें नहीं आएगा। इसके बाद जैसे वित्त आयोग के संदर्भ वाले मामले जो होते हैं, मैटर्स रेफर टू द फाइनेंस कमीशन, वो भी इसमें नहीं आते हैं। एडजस्टमेंट ऑफ सर्टेन एक्सपेंसेस एंड पेंशन्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, वो भी मैटर इसमें नहीं आता है। अगर हम पहले केस की बात करें जो कि ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन से संबंधित था सुप्रीम कोर्ट की, तो वो लाया गया था वेस्ट बंगाल के द्वारा सेंटर के अगेंस्ट। तो इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना, ये सवाल पूछ लिया जा सकता है। और उन्होंने कहा कि जो संसद ने कोयला खदान क्षेत्र अधिग्रहण और विकास अधिनियम 1957 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी थी इस वेस्ट बंगाल ने। हालांकि उच्चतम न्यायालय ने क्या किया था कि अधिनियम की जो वैधानिकता को जो है वो वैलिडेट कर दिया था, यानी कि उसको वैलिडेशन दे दिया था और इस मुकदमे को जो है वो खारिज कर दिया था। तो इसलिए वैसे ये एक फैक्ट के तौर पर जो है इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद अब मैं बात कर रहा हूँ आगे, जैसे कि हमारा है रिट जुरिस्डिक्शन। तो रिट से ही आपको पता चल रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ कॉन्स्टिट्यूटेड द सुप्रीम कोर्ट हैज़ द गारंटर एंड डिफेंडर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। तो जो फंडामेंटल राइट्स हैं ना उनको एग्जीक्यूट करने के लिए या सिटीजन उसका बेनिफिट अवेल कर पाएँ, इसके लिए जो है वो हमारे संविधान के द्वारा कुछ रिट सुप्रीम कोर्ट को दी गई है, इवन हाई कोर्ट को भी है, जिन्हें वो टाइम इशू करते हैं कि अगर किन सिचुएशन में और कब कौन सी रिट इशू होती है
वो एक अलग विषय है। लेकिन आपको समझना है, जैसे हमारे पास मान लीजिए हेवस कॉर्पस, मैंडामस, प्रोहिबिशन, क्यो बोरोंटो और सर्शरी रिट, ये 5 रिटें हैं जिनका यूज जो है सुप्रीम कोर्ट भिन्न भिन्न सिचुएशन में यानी कि डिफरेंट कंडीशन में इनको यूज करते हैं। तो इसके जो भी मायने हैं वो किसी को मान लीजिए कि अगर किसी व्यक्ति को जो है वो ऐसे ही बिना कोई ठोस सबूत या ठोस वजह के जेल में रखा जाता है तो इस सिचुएशन में हैवस कॉर्पस रिट इशू की जाती है। अगर कोई जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स है वो अपने कार्य क्षेत्र के बाहर जा रहा है या जुरिस्डिक्शन को के बाहर काम करने की कोशिश कर रहा है तो उस सिचुएशन में भी सुप्रीम कोर्ट जो है वो रिट जारी कर सकता है, हाई कोर्ट रिट जारी कर सकता है। तो मैंडामस जो होता है ये आदेश देना होता है किसी भी जो भी कोर्ट्स है या कोई ऑफिशियल हो गया उनकी सिचुएशन में। तो इनका एक सेपरेट टॉपिक बन जाता है जो कि हमने पहले भी किया हुआ है, आपने डेफिनेटली वो वीडियो देखी होगी। तो ये सब ये जो है इसमें भी आपने चीज़ का ध्यान रखना है कि जो जुरिस्डिक्शन की रिट है, जो रिट का जुरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट का, वो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें भारत जैसे कि जो भी हाई कोर्ट्स इशू करते हैं रिटें, उनके कंपैरिजन में कहीं ना कहीं उनका जो स्कोप है वो लिमिटेड है सुप्रीम कोर्ट का। इसकी वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो सिर्फ फंडामेंटल राइट्स को लेकर के जो है वो रिट इशू कर सकता है, जबकि हाई कोर्ट जो है वो अदर मैटर्स में भी रिट जो है वो जारी कर सकता है। तो इसलिए ये चीज़ इम्पॉर्टेंट हो जाती है। यानी कि मूल अधिकारों के संबंध में विवादों की तुलना में यानी कि मूल न्याय निर्णय क्षेत्र से संघीय विवादों के संबंध में उच्चतम न्यायालय का जो भी न्याय निर्णय होता है क्षेत्र वो भिन्न होता है। भिन्न इसलिए होता है क्योंकि जैसे मैंने बताया कि सिर्फ वो फंडामेंटल राइट्स के मैटर में ही इशू कर सकते हैं, अदर कंडीशन में नहीं। इसलिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा हाई कोर्ट को जो है वो वाइडर स्कोप प्रोवाइड करवाता है। अगर हम अपीलेट जुरिस्डिक्शन की बात करें तो अपीलेट जुरिस्डिक्शन का मतलब ये हो गया जो अपीलेट का जो अपील कर सकते हैं आप जहाँ पर जा कर के, अपीलेट का मतलब ये हो गया। तो ये ब्रिटिश प्रीवी काउंसिल के स्थान पर स्थानांतरित है। जो जैसे मैंने जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है ना, इसने प्रीवी काउंसिल को भी रिप्लेस किया है, जो हाईएस्ट अपीलेट बॉडी थी जिसमें अपील की जा सकती थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसे भी रिप्लेस किया है। मैंने पिछले कल ये बताया था आपको। तो इस वजह से जो था इस वजह से जो इट enjoys a wide appellate jurisdiction which can be classified under 4 heads। तो इसमें जैसे अपील्स इन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर, सिविल मैटर, क्रिमिनल मैटर, स्पेशल लीव, तो ये सब मैटर्स इसमें आते हैं। अगर हम जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर हो गए तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशन से ही पता चल रहा है कि संवैधानिक मामलों में जो उच्चतम न्यायालय में उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ अपील की जा सकती है। मान लीजिए कि जैसे किसी कोर्ट ने जो है वो डिसीजन दे दिया है हाई कोर्ट ने, आप उसको चैलेंज करना चाहते हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे। तो ये सिचुएशन जो है वो इसमें आती है कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स में। नेक्स्ट है हमारा सिविल मैटर। सिविल मैटर का मतलब ये हो गया कि अगर मान लीजिए एन अपील लाइज टू द सुप्रीम कोर्ट फ्रॉम एनी जजमेंट ऑफ हाई कोर्ट इफ़ द हाई कोर्ट सर्टिफाइज। कुछ मामले होते हैं जिनमें क्या होता है कि मामला सामान्य महत्व के पूरक प्रश्न पर आधारित है। पहला तो क्या होता है कि केस इन्वॉल्व्स अ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ ऑफ जनरल इंपॉर्टेंस होना चाहिए। फिर दूसरा मसला ये है कि दैट द क्वेश्चन नीड्स टू बी डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। ओरिजिनली only those civil cases that involved a sum of not less than 20,000 could be appealed before the Supreme Court of India. But this monetary value, this monetary limit was removed by the 30th Constitutional Amendment Act of 1972। तो ये चीज़ भी आपने ध्यान में रखना है कि ओरिजिनली क्या था कि 20,000 रुपये तक के दीवानी मामले ही सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लाए जाते थे, लेकिन ये जो धन संबंधी जो भी ये प्रावधान था इसको 30वें संविधान संशोधन अधिनियम 1972 के द्वारा हटा दिया जाता है। अगर हम क्रिमिनल मैटर की बात करें तो देखिए उच्चतम न्यायालय
उच्च न्यायालय के आपराधिक मामलों के फैसले के खिलाफ सुनवाई करता है। इसमें पहला चीज़ तो यह आती है कि पहली चीज़ ये होगी कि आरोपी व्यक्ति के जो भी उसके ऊपर आरोपी व्यक्ति है उसके ऊपर जो भी उसे एक्विट किया गया है किसी सेंटेंस या कोई भी उसका जो भी ऑर्डर हुए हैं और उसको जो है वो डेथ सेंटेंस जो है वो दी गई है, यानी कि अपील रिवर्स्ड एन ऑर्डर ऑफ एक्विटल ऑफ एन अक्यूज्ड पर्सन एंड सेंटेंस्ड हिम हर और टू डेथ। दूसरी कंडीशन है हैज़ टेकन बिफोर इटसेल्फ एनी केस फ्रॉम एनी सबऑर्डिनेट कोर्ट एंड कन्विक्टेड द एक्यूज्ड पर्सन एंड सेंटेंस्ड हिम हर टू डेथ। मतलब ये हो गया कि किसी अधीनस्थ न्यायालय से मामला लेकर आरोपी व्यक्ति को दोषी सिद्ध किया जाए और उसे सजाए मौत दी जाए। फिर उसके बाद होता है कि ये सर्टिफाइज हो जाए कि जो मामला सुप्रीम कोर्ट में ले जाया गया है, जो केस सुप्रीम कोर्ट में लिया गया है वो अपील के लायक है। तो इस सिचुएशन में ये 3 कंडीशनें आती है, अगर इनमें से कोई एक भी पूरी होती है तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। इन द फर्स्ट 2 cases एन अपील लाइज टू सुप्रीम कोर्ट एज ए मैटर ऑफ राइट विदाउट एनी सर्टिफिकेट ऑफ द हाई कोर्ट, बट if the high court has reversed the order of conviction and has ordered the acquittal of accused, there is no right to appeal to the Supreme Court। ये बात पे ध्यान दीजिए कि पहला जो 2 मामले बताए हैं ना, उसमें अगर मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने अपील अधिकार स्वरूप आती है, यानी कि उच्च न्यायालय के किसी भी प्रमाण पत्र की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। पर जब ये सिचुएशन ना, जब उच्च न्यायालय ने मान लीजिए किसी के जो भी बंदी बनाने के आदेश को पलट दिया है और आरोपी को जो है वो उसे एक्विट कर दिया है, यानी कि दोष मुक्त कर दिया है, तो सुप्रीम कोर्ट में अपील का कोई अधिकार नहीं होगा। फिर क्या होता है कि 1970 में क्या हुआ कि संसद ने उच्चतम न्यायालय के आपराधिक अपील लिए जो भी जुरिस्डिक्शन थी उसको एक्सटेंड कर दिया और हाई कोर्ट के किसी फैसले पर अपील हो सकती है यदि उच्च न्यायालय ने क्या किया हो, हैज़ ऑन अपील रिवर्स्ड क्या किया हो। पहली चीज़ तो ये कि रिवर्स्ड एन ऑर्डर ऑफ एक्विटल ऑफ एन अक्यूज्ड पर्सन एंड सेंटेंस्ड हिम हियर ऑर्डर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और 10 years, यानी कि किसी अपील में आरोपी व्यक्ति को या तो दोष मुक्त किया हो और उसे उम्र कैद या 10 वर्ष की सज़ा सुनाई गई हो। उसके बाद आता है दूसरा कि स्वयं किसी मामले को किसी अधीनस्थ न्यायालय से लिया हो और आरोपी व्यक्ति को उम्र कैद या 10 साल की सज़ा सुनाई हो। ये हाई कोर्ट का मामले हैं, अगर हाई कोर्ट में ऐसा हुआ हो। इस तरह सुप्रीम कोर्ट के जो एपिलेट जुरिस्डिक्शन है वो सभी सिविल एंड क्रिमिनल मैटर्स में एक्सटेंड कर दी गई, जहां भारत के संघीय न्यायालय को उच्च न्यायालय से अपीलों पर क्षेत्राधिकार था, परंतु जो भी मतलब हमने ऊपर जैसे बात की है वो उच्चतम न्यायालय के सिविल एंड आपराधिक न्याय क्षेत्र के अंतर्गत ना आता। तो ये सब चीज़ें इसमें आती है। तो ये सब चीज़ें जो है वो हमारे लिए थोड़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए आपको इनका आइडिया होना ज़रूरी है। नेक्स्ट आता है विशेष अनुमति द्वारा अपील, जिसको हम बोलते हैं। ये देखिए, ये दरअसल में कुछ खास है नहीं इसके बारे में, पर इसके लिए एक पॉइंट ज़रूर होता है, जैसे कि मान लीजिए कि उच्चतम न्यायालय को इस बात का अधिकार है कि वे अपना मत विशेष अनुमति प्राप्त अपील को दे जो कि किसी भी फैसले से संबंधित मामले से जुड़ी हो। फैसला किसी न्यायालय से संबंधित हो तो इसमें 4 बिंदु आते हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। पहले तो ये कि विवेकानुसार शक्ति है और इसलिए इसका कोई अधिकार के रूप में दावा नहीं कर सकता है। दूसरा कि किसी भी फैसले में इसका मत या तो अंतिम होता है या इंटरिम होता है। फिर उसके बाद ये किसी भी मामले में से संबंधित हो सकता है, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल हो सकता है, सिविल हो सकता है, क्रिमिनल हो सकता है। तो इस तरह से ये किसी भी मैटर से रिलेटेड हो सकता है। ये सब चीज़ें इसमें आती है। उसके बाद आता है हमारा एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। तो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन जो है वो आर्टिकल 143 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट।
एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन का मतलब ये हो गया है कि इसमें सिर्फ सुप्रीम कोर्ट जो है वो एडवाइस कर सकता है, ये ओब्लिगेटरी नहीं है या बाइंडिंग नहीं है। इस आर्टिकल के अंडर जो है वो प्रेसिडेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट से किसी मैटर के ऊपर या कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है उस पर एडवाइस ले सकते हैं। तो ये जो कैटेगरीज हैं, जैसे नंबर 1 तो पहले किस मामले में, पहला तो ये होना चाहिए ऑन एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस विच हैज़ अराइजन और विच इज़ लाइकली टू अराइज, यानी कि सार्वजनिक महत्व का कोई भी मामला है उस पर, उससे जुड़ा हुआ कोई भी मैटर आता है तो उस पर इस पर सजेशन ले सकते हैं हमारे प्रेसिडेंट। ऑन एनी डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ एनी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी एग्रीमेंट कोवेनेंट इंगेजमेंट सनद और सिमिलर इंस्ट्रक्शन, ये सब चीज़ें आती हैं जिन पे ली जा सकती है सजेशन सुप्रीम कोर्ट से। इन फर्स्ट केस द सुप्रीम कोर्ट मे टेंडर और मे रिफ्यूज़ टू टेंडर इट्स ओपिनियन टू द प्रेसिडेंट। पहले केस में तो जो सुप्रीम कोर्ट के पास है कि वो दे सकता है सलाह, नहीं भी दे सकता है। व्हाट इन सेकंड केस द सुप्रीम कोर्ट मस्ट गिव इट्स ओपिनियन टू द प्रेसिडेंट। इन बोथ द केसेस द ओपिनियन एक्सप्रेस्ड बाय सुप्रीम कोर्ट इज़ ओनली एडवाइजरी, ये भी बात भी मैंने आपको बता दी है, एंड नॉट अ जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट, hence it is not binding on president, he she may follow or may not follow the opinion। तो इसलिए जो है ये चीज़ इम्पॉर्टेंट हो जाती है। प्रेसिडेंट ने आज तक जो है वो 15 रेफरेंसेस टू सुप्रीम कोर्ट अंडर इट्स एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन का जो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन का प्रयोग किया है 15 बार। 15 रेफरेंसेस हमें देखने को मिलते हैं जिन्हें आप ये देख सकते हैं, जैसे दिल्ली लॉ एक्ट हो गया 1951 का, केरला एजुकेशन बिल है, बेरुबारी यूनियन हो गया, सी कस्टम एक्ट हो गया, तो ये सब इसमें देखने को मिल जाते हैं। जो हमारा लास्ट हुआ है वो 2G स्पेक्ट्रम केस वर्डिक्ट एंड द मैंडेटरी ऑक्शनिंग ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज अक्रॉस ऑल सेक्टर इन 2012। तो ये लास्ट और पहला आपको पता होना चाहिए, बाकी तो चलता रहता है। पहला जो है हमारा वो दिल्ली लॉज एक्ट इन 1951 है। उसके बाद अगर हम बात करें तो अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। अब इसका क्या मतलब होता है? अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब सिंपल भाषा में ये होता है, कोई भी सुप्रीम कोर्ट की कोई भी जजमेंट होती है वो रिकॉर्ड के तौर पर रखी जाती है, उसके रेफरेंसेस दिए जाते हैं। जैसे मान लीजिए जब आप सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में जाते हैं या कहीं हाई कोर्ट में जाते हैं तो आपने देखा होगा कि वकील या एडवोकेट जो होते हैं वो साइटेशन देते हैं कि इस केस में ऐसा बोला गया था, इस केस में ऐसा बोला गया था। जब आर्ग्यूमेंट होती है, जब जाएंगे आप तो देखेंगे कि जब आर्ग्यूमेंट में केस लगा होता है, तो जब आर्ग्यूमेंट होते हैं, जब बहस चलती है, तो उसमें जो है वो वकील जो है वो सुप्रीम कोर्ट की साइटेशन देते हैं। और जो हमारे जो भी सबऑर्डिनेट, जैसे हाई कोर्ट हो गया, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हो गए, वो इन साइटेशंस और जो भी डिसीजन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए जाते हैं उनको रेफरेंस मान करके जो है वो कई केसेस की जजमेंटें निकालते हैं। तो बस इतनी सी बात आपने ध्यान रखनी है। एक जैसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट 1971, इसके बारे में थोड़ी सी बात करना ज़रूरी हो जाता है। इस इन 1961 द गवर्नमेंट अपॉइंटेड अ स्पेशल कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ H.N. Sanyal and then additional Solicitor General of India to examine law related to contempt of courts. This committee submitted its reports in 1963 based on the recommendation made by the committee. The Contempt of Courts Act 1971 was enacted by Parliament. Under the Act, the contempt of court may be civil or criminal. The civil contempt means willful disobedience to any judgment, order, writ, or other process of court or willful breach of undertaking given to the court. The criminal contempt का मतलब होता है कि publication of any matter or doing an act जिसमें scandalizes or lowers the authority of court, prejudices or interference with the due of course of judicial proceedings. थर्ड है इंटरफेरेंस और ऑब्स्ट्रक्ट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। ये मैटर्स हैं कुछ जिनके बारे में थोड़ा आपको मोटा मोटा आइडिया होना ज़रूरी है। However, innocent publication and distribution of matter, fair and accurate report of judicial proceedings and fair criticism of judicial act do not amount to contempt of court। पर ये देखिए वो बहुत बेग है ये, इसमें तो संभावना है डिस्क्रिशन पे सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की जो भी है चीज़ें, इसमें इस पावर का जो है वो मिसयूज होने के चांसेस काफ़ी रहते हैं। अंडर द एक्ट अ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इज़ पनिशेबल विद सिंपल इम्प्रिजनमेंट फॉर टर्म अप टू 6 months और विद फाइन ऑफ 2000 और बोथ।
तो ये सब चीज़ें आती है। नेक्स्ट है पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू का मतलब हो गया आर्टिकल 136 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये बात करता है कि जुडिशरी जो भी सुप्रीम कोर्ट है हमारे, वो अपने ही डिसीजन को रिव्यू कर सकते हैं। रिव्यू का मतलब हो गया कि वो अपने डिसीजन को वो एक बार खुद भी इंट्रोस्पेक्ट कर सकते हैं, जो कि उनको लगता है कि इसमें इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है या इनको इम्प्रूव किया जा सकता है, तो आर्टिकल 137 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये सब प्रावधान है। सॉरी, मैंने पहले 136 बोला था। तो इसमें क्या होता है कि इसमें कोर्ट examine the constitutionality of legislative enactment and executive order of the both center and state government on examination। ये तो सेंटर का हो गया। जुडिशरी खुद भी अपने डिसीजन को रिव्यू कर सकती है, और जो भी लॉ वगैरह बनाए जाते हैं पार्लियामेंट के द्वारा, स्टेट लेजिस्लेटिव के द्वारा, उनको भी रिव्यू कर सकती है कि कहीं वो किसी फंडामेंटल राइट का वायलेशन तो नहीं कर रहे हैं, कि जो बेसिक स्ट्रक्चर की थ्योरी है उसको तो वायलेट नहीं कर रहे हैं। The Supreme Court has power to review any judgment pronounced or order made by it. A review petition has to be filed within 30 days। इस चीज़ का भी ध्यान दीजिए, रिव्यू petition जो होती है वो 30 days के अंदर डाली जानी चाहिए। Date of the judgment or order sought to be reviewed. Also, the review petition should be submitted to the same judge or bench that delivers the judgment or order. Further, a review petition is allowed on following grounds। पहला तो होता है कि discovery of new and important matters of evidence, mistake or error apparent on the face of the record, any other sufficient reason। तो इस वजह से होता है, और जिस जज की बेंच ने जो डिसीजन दिया है उसके सामने ही इसका मुद्दा लेकर के आना होता है। द कोर्ट में either dismiss the review petition or direct notice to the opposite party। However, even after the dismissal of the review petition, the court can still reconsider its final judgment or order by the way of curative petition or limited grounds like। ये बहुत ही डेप्थ में हो जाता है। दरअसल में जब क्यूरेटिव पिटीशन आती है, वो सब चीज़ें होती है, तो वो बहुत ही एक डेप्थ मैटर है, उनका इतनी मास्टरी करने की ज़रूरत नहीं है हम लोगों को। तो इसके बाद आता है जैसे वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस हो जाता है, ग्रॉस मिसकैरेज ऑफ जस्टिस हो जाता है, या एब्यूज़ ऑफ द प्रोसेस ऑफ कोर्ट हो जाता है, बायस ऑफ जज हो जाता है। ये सब कंडीशन इसमें आती है। फिर है कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन करता है सुप्रीम कोर्ट हमारा। ये सबको पता है कि सिवियरिबिलिटी हो गई, वेवियर हो गया, एक्लिप्स हो गया, टेरिटोरियल नेक्सेस, पिच एंड सब्सटेंस हो गया, कलरेबल लेजिस्लेटिव, डॉक्ट्रिन ऑफ इम्प्लाइड पावर्स, ये सब जो है समय के साथ हमें देखने को मिले हैं इसमें। इसके बाद जो अदर पावर्स आती है सुप्रीम कोर्ट की, वो देखिए क्या क्या है। पहला तो ये डिसाइड करता है डिस्प्यूट रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। इसमें ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन एक्सक्लूसिव भी है, फाइनल अथॉरिटी भी है। इट एनक्वायर्स इनटू द कंडक्ट एंड बिहेवियर ऑफ द चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ यूपीएससी, एसपीएससी। तो ये सब जो चीज़ें हैं, एसपीएससी की मतलब स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, जेसीएसपी ये मतलब जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया। तो ऑन द रेफरेंस मेड बाय द प्रेसिडेंट, इट अथोराइज्ड टू विड्रॉ द केसेस पेंडिंग बिफोर द हाई कोर्ट्स एंड डिस्पोज देम बाय इटसेल्फ। इट कैन ऑल्सो ट्रांसफर अ केस अपील पेंडिंग बिफोर द हाई कोर्ट टू अनदर हाई कोर्ट। तो ये सब मैटर्स आते हैं जिसमें थोड़ी थोड़ी चीज़ों का आपको आइडिया होना जो है वो ज़रूरी हो जाता है। तो ये थी सुप्रीम कोर्ट की पावर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पे फिर भी आप फंस रहे हैं, कहीं पे आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो आप ज़रूर पूछिए। और बाकी अगर कहीं हमारी तरफ से कुछ इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश आपको लगती है कि यहाँ पे आप हमारे द्वारा और इम्प्रूव किया जा सकता है, तो डेफिनेटली मोस्ट वेलकम है आपकी सजेशन का। थैंक यू।